नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए 14 जेपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। कम समय है, 8 मार्च एग्जामिनेशन डेट है। देखना है एग्जामिनेशन समय पे होती है या डिले होती है, बट उसके अकॉर्डिंग 8 मार्च को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी जो स्टार्ट करने वाले मिसलेनियस सेक्शन में पॉवर्टी, देखिए मिसलेनियस सेक्शन, क्योंकि अब आपका टारगेट ये होना चाहिए 8 मार्च के अकॉर्डिंग जहां पे बल्क नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आसान से चीजों को तैयार कर सकते हो। और ये 15 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 डेज, ये 3 डेज में, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा दिन आपको 3 डेज आपको पढ़ना है मिसलेनियस सेक्शन। 4 आवर आपको देने हैं, मतलब कुल मिलाकर के 12 घंटे का आपको समय देना है। और अगर आपके पास या आपने इस प्रकार से कंटेंट को रेडी कर रखा है, कुछ इधर उधर की बातें नहीं, एक सिंगल लाइन, कुछ इधर चीजें नहीं, और इसको किस प्रकार से, देखिए ये मिसलेनियस ही नहीं है भाई, यहाँ पे दो चीजों को आपको समझना होगा, करंट अफेयर को भी, क्योंकि करंट अफेयर से अलग से आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे और ये 15 क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। ठीक है ना, अभी मैं आपको समझा देता हूं। इसलिए 15 क्वेश्चन ना लेके चले, 19 से 20 क्वेश्चन आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप एकदम निश्चित रहिएगा, टेंशन फ्री रहिएगा। करंट अफेयर का भी मैं सारी चीजों को, जो मिसलेनियस सेक्शन उसको अपडेट करके ग्रुप में डाल दूंगा। और जो लोग अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे मैसेज करेंगे मुझे 7909004902 पे। आपको वहां पे 10 दिन के बाद आपको पूरा करंट अफेयर से चीजों को अपडेट करके वहां पे, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं। देखिए पहले इतना जितना मैंने दिया है, जितना, जैसे कि आप पॉवर्टी पढ़ रहे हैं, पहले इसको आपने इतना खत्म कर लिया, क्योंकि आप पिछले साल के भी अगर पेपर उठाए होंगे, ठीक है ना, अभी तो मैं इसका लेक्चर भी दे रहा हूं। देखिए जैसे कि यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं लॉरेंज कर्व से, ठीक है, आप जाके देख लीजिए गिनी कॉफिशिएंट से। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट में आप देखेंगे तो फिलिप्स कर्व से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय भी नहीं है और पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि वो काम मेरा होगा करने का। तो देखिए पहले तो सिलेबस देख ले, तो ह्यूमन राइट्स आपको पढ़ना है, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट को आप स्किप कर सकते हैं, क्वेश्चन नहीं आया जेपीएससी में। इन्वायरमेंट से ही आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्पोर्ट्स, अर्बनाइजेशन, अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशन और सारे ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करना है। तो ये तो रहा पहले 15 क्वेश्चन का सिलेबस। अब इसमें करंट अफेयर जो मैंने 4 से 5 क्वेश्चन का डाटा रखा है, जैसे कि आपका स्पोर्ट्स का सेक्शन। अब इस स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको करंट अफेयर के अलग, करंट अफेयर में जो आपके 15 क्वेश्चन पूछना चाहेगा जेपीएससी के सिलेबस में जो मेंशन है, यहां से रहेंगे स्पोर्ट्स से। अवार्ड से कम आपका 1 से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर का मैं बता रहा हूँ। स्टैटिक पार्ट भी पूछेगा, जैसे पिछले बार आपने देखा भारत रत्न से संबंधित फैक्चुअल डाटा पे आपका सवाल बन गया, तो एक सवाल तो आपका अवार्ड से बन जाएगा स्टैटिक, 2 सवाल करंट। तो अवार्ड से 3 क्वेश्चन हो जाएगा, स्पोर्ट्स से आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, जैसे कि फैक्चुअल यूनाइटेड नेशन का कंसेप्ट आधारित हो जाएगा, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा इंडेक्स वो जारी करती है। और करंट अफेयर को जोड़ दिया जाएगा कि अभी लेटेस्ट सबमिट कहाँ हुआ है, अभी लेटेस्ट जो मेंबर्स उसमें जो जुड़े हैं कि कौन जुड़े हैं, या स्टैटिक में कितने टोटल मेंबर्स है इसमें, इस तरह के। तो 2 से 3 सवाल यहाँ हो गए। मतलब अगर देखिएगा तो ये 3 सवाल इधर हो गया, 3 सवाल इधर हो गए, 6, और इधर मैं 2 ही सवाल लूं तो 8 सवाल इधर हो गया, ठीक है। तो 8 सवाल में ये एक टॉपिक, ये दूसरा टॉपिक, ये 3 टॉपिक को अगर आप हटा देते हैं तो नेक्स्ट यहां से अब आपका जो है 15 क्वेश्चन का एक वेटेज है। मतलब कि यहां 8 और इधर 15 में अब 12-13। तो मैं इसलिए कहा कि 19 से 20 क्वेश्चन का आपको इस प्रकार से तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि मिसलेनियस से आप अलग से पढ़ रहे हैं, अब करंट अफेयर को आप, स्पोर्ट्स को अलग से पढ़ रहे हैं, अवार्ड्स को अलग से पढ़ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन को अलग से पढ़ रहे हैं। पॉवर्टी में भी करंट अफेयर से जोड़ा जा सकता है कि लेटेस्ट अभी जो पॉवर्टी लाइन भारत सरकार के द्वारा जो जारी की गई है, कितना प्रतिशत देश में है, शहरी क्षेत्र में पूछा जा सकता है, गरीबी रूरल में आपसे पूछा जा सकता है कितना % गरीबी है। ये आपका डाटा आपके पास अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। तो वो अपना काम है। मैंने कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये सारा डाटा करंट अफेयर के साथ, तो आपको सिंगल लाइन कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। कोशिश होगी कि करंट अफेयर में पूरा ही आपका करवा भी दूं, ठीक है, नोट्स में। और एक ध्यान रखना है, जो परचेस किए हैं नोट्स को, आप हमें इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। और जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मात्र 299 में आपको कंप्लीट इस मिसलेनियस के लिए। और मेरी पूरी कोशिश है करंट अफेयर, देखिए करंट अफेयर में ये तो जो मिसलेनियस का सेक्शन ये तो अपडेट होगा ही, करंट अफेयर के अलग से जो 15 क्वेश्चन मेंशन है उसको पे भी मैं कोशिश करूंगा काम करने की, ठीक है भाई। तो खैर चलिए अब यहां से इन सारी चीजों को हटाते हुए आज का जो मेन टॉपिक है हम लोग उसके को स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और पिछले साल का भी अगर आप पेपर देखे होंगे, एनालिसिस किए होंगे, तो यहां से क्वेश्चन देखने को मिला होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर के नहीं, बहुत ज्यादा चीजें, क्योंकि यहाँ मैंने नोट्स रखा है
तो लिखने में समय कम, चीज़ों का एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा समय लेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ों को मैं डिलीवर कर सकूँ। पॉवर्टी को 2 क्लास में मैं खत्म कर दूंगा यूट्यूब पे। नोट्स आपको दे दिया गया है, एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ में भी दे दिया गया, जो लिए हैं केवल मिसलेनियस सेक्शन उनको भी दे दिया गया। बाकी इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर देंगे। सबसे पहले समझते हैं भाई, जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं गरीबी यानी कि पॉवर्टी, तो पॉवर्टी पहले समझ लेते हैं कि गरीब आपको कहना किसको है, ठीक है ना। पहले आप अगर गरीब खुद को बता रहे हैं तो किस आधार पर गरीब आप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। या भारत सरकार अगर डेफिनेशन निकालती है गरीबी की, निर्धनता की, तो वो डेफिनेशन क्या होती है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। देखिए कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर वो न्यूनतम यानी कि मिनिमम, यानी कि कह लीजिए मिनिमम या जो बेसिक जो नीड्स है, यानी कि जो न्यूनतम जो जरूरतें होती है एक व्यक्ति के लिए। अब न्यूनतम जरूरतें को कैसे डिफाइन करेंगे इसको समझिए। मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, वह व्यक्ति जो न्यूनतम यानी मिनिमम, मूलभूत यानी कि बेसिक आवश्यकताओं को अगर पूरी नहीं कर सकता है, पूरी नहीं कर सकता है। आपने सुना होगा रोटी कपड़ा मकान, है ना, आपने ये बहुत बार आपने सुना होगा, रील्स वगैरह भी आपने देखा होगा, रोटी कपड़ा मकान। अब इसमें आपको क्या करना है, 2 चीज और जोड़ देना है। एक जोड़ देना है आपको शिक्षा और एक जोड़ देना है आपको चिकित्सा, ठीक है ना। रोटी यानी कि हो गया खाना यानी कि फूड, ठीक। तो उसके बाद कपड़ा, कपड़ा मतलब क्या हो गया आपका क्लोथ्स। मकान यानी क्या हो गया भाई, शेल्टर आप इसको बोल सकते हैं। शिक्षा यानी कि आपका प्राइमरी एजुकेशन, नॉट मैं कह रहा हूं आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा धारी होना चाहिए, ITI, मतलब प्राइमरी जो एजुकेशन नीड है अकॉर्डिंग टू संविधान। और चिकित्सा जो फैसिलिटी चाहिए सरकार के द्वारा जो आपको मुहैया कराई जाती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ये 5 चीजों को, ठीक है ना, फुलफिल कर पा रहा है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पा रहा है, शरीर ढकने के लिए अगर वो कपड़े का, अगर उनके पास कपड़े हैं, रहने के अगर वो उनके पास छत है, नहीं कि 2 मंजिला इमारतें होनी चाहिए, टाइल्स, मतलब सर झुकाने के लिए उनके पास घर है, जो बेसिक नीड्स की मैं बातें कर रहा हूँ। शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन उनके बच्चों को मिल पा रही है, और चिकित्सा जो प्राइमरी चिकित्सा है, ठीक है, वो अगर ये फुलफिल कर पा रहे हैं तो फिर वो व्यक्ति तो भाई गरीब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति जो ये 5 आवश्यकताओं को, यानी कि ये बेसिक जो नीड मैं आपको बताया हूं, यानी जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, ये है 5 चीज, और अगर इसको भी अगर वो नहीं एक्वायर कर पा सकता है या पूरी नहीं कर पा रहा है, तब आप उसको क्या कहेंगे भाई, तब आप उसको गरीब कहेंगे या फिर उसको आप निर्धनता के दायरे में रखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, अब ये जो पॉवर्टी है यानी कि ये जो गरीबी है, अब 2 प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक होगा APL और एक होगा आपका BPL, ठीक है। अब APL और BPL क्या, इसको समझिएगा। यानी कि वह व्यक्ति, ठीक है ना, जो ये बेसिक नीड्स को पूरा कर पा रहा है उसको हम कहेंगे APL, यानी कि बेसिक नीड्स को क्या कर पा रहा है, फुलफिल कर पा रहा है। और वो व्यक्ति जो बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, BPL। अगर फुल फॉर्म पे जाते हैं तो अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका अबव पॉवर्टी लाइन, और ये हो गया आपका बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब कि BPL के केस में अगर आप आते हैं, यानी कि आपके पास ये 5 जो मूलभूत आवश्यकताएं की जो चीजें हैं आपके पास नहीं है या आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आप किस दायरे में आ जाएंगे, BPL के केस में आ जाएंगे। और अगर आप वो बेसिक सारी 5 के 5 जो मैंने बातें बताई, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और चिकित्सा, अगर आपकी पूरी हो पा रही है तो आप अबव पॉवर्टी लाइन के दायरे में आएंगे। क्लियर है। यानी यहाँ एक सेंटेंस आपको देखने को मिला, क्या मिला, वो है आपका पॉवर्टी लाइन। देखिए बहुत डेप्थ में जाने की आवश्यकताएं नहीं है, यहाँ से 1 से 2 सवाल है भाई, तो 1 से 2 सवाल के लिए 2 क्लास बहुत होता है, ठीक है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ चीज ये है कि पॉवर्टी से हुआ पिछले बार ये कि ग्राफ से, यानी गिनी कॉफिशिएंट, ये बहुत कंसेप्चुअली चीज है, लॉरेंस कर्व, तो उसको समझे बिना उसको 1 क्लास मुझे लगेगा ये समझाने में, तो वो अगर आएगा तो फिर वो आपसे बनेगा नहीं, अगर नहीं कंसेप्ट क्लियर होगा तो। अब आपकी किस्मत पिछले साल खराब, तो वहीं से क्वेश्चन भी आया। तो खैर अभी बात कर रहे हैं पॉवर्टी लाइन के बारे में, यानी कि हिंदी में हम इसे कहेंगे निर्धनता रेखा, ठीक है। निर्धनता रेखा क्या है ये पॉवर्टी लाइन, ये क्या है, एक पैरामीटर है, ठीक है ना। किस चीज का पैरामीटर है, कि कौन गरीब है, ठीक है ना, कौन गरीब है या कौन गरीब नहीं है, उसको निर्धारित करने का ये क्या है, एक उपकरण है। ये क्या है भाई, एक उपकरण है, यानी ये क्या है, पैरामीटर है। जिस प्रकार से आपका बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए आपके पास क्या होता है, थर्मामीटर होता है, उसी प्रकार गरीबी के लिए, गरीबी मेजरमेंट करने के लिए क्या है भाई, एक जो इक्विपमेंट होता है उसे हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन, यानी कि निर्धनता रेखा।
क्लियर हुआ? ये क्या है? एक उपकरण, एक पैरामीटर है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। अब ये दो प्रकार के पॉवर्टी लाइन होते हैं, एक होते हैं अबव पॉवर्टी लाइन और एक होगा आपका बिलो पॉवर्टी लाइन। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि ये पॉवर्टी लाइन यानी कि ये कोई लाइन मैंने खींच दी है, अब इस लाइन के अगर आप ऊपर हुए तो ये हो गया आप अबव पॉवर्टी लाइन, अब इस लाइन के नीचे रहे तो आप हो गए बीपीएल। तो ये जो लाइन खींचने वाला जो काम है इस किसका काम होगा, ठीक है ना, मतलब ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो उस पर भी अभी मैं आऊंगा। पहले यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, पहले हमें ये बताइएगा। हर एक एक चीज पे मैं आऊंगा, एकदम आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहले जहां पे है जो भी चीजें उसको पहले समझिए। देखिए ये जो आपकी पॉवर्टी लाइन है, यानी ये जो आपकी पॉवर्टी लाइन है, यानी कि ये जो गरीबी रेखा है, भारत में अगर बात कर लिया जाए, ठीक है ना, भारत में अगर देखा जाए जो गरीबी रेखा है वो दो प्रकार से बनती है। यानी ये गरीबी रेखा दो प्रकार की होगी, एक होगी किस आधार पे, कैलोरी के आधार पर, यानी कैलोरी के आधार पर, यानी कि पोषण के आधार पर, अभी मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरा किस आधार पे होता है, ये सारी चीजें नोट्स में लिखी हुई है, इसलिए बहुत फेयर नोट्स मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ फटाफट चीजों को लिखते हुए, मैं बस कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। कंजम्पशन बेस यानी कि खर्च के आधार पर, या लिख सकते हैं व्यय के आधार पर। एक बहुत सुंदर सा सवाल आपका बनता है यहाँ पे कि जो गरीबी रेखा है, यानी कि ये जो पॉवर्टी लाइन जो खींची जा रही है, इसका जो आधार क्या इनकम हो सकता है, या मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये पॉवर्टी लाइन मैंने लिख दिया है 20 रुपए, तो ये क्या इनकम हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति अगर मंथली 20 रुपए कमा रहा है तो वो गरीब नहीं होगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं। इनकम के आधार पर ध्यान रखना है, इनकम या फिर लिख लीजिए आय हिंदी में, इस इनकम और आय के आधार पर पॉवर्टी लाइन नहीं खींची जाती है, यानी कि पॉवर्टी लाइन नहीं बनाई जाती है। क्लियर है भाई? किस आधार पर? इसका पॉवर्टी लाइन बनाने का दो आधार है, एक है कैलोरी यानी कि पोषण के आधार पर, यानी कि कितना कैलोरी आपको खाना जो आप खा रहे हैं, इतना अगर आप कैलोरी खाना खा पा रहे हैं पर डे या पर मंथ, तो आप क्या होंगे, गरीब नहीं होंगे। और अगर आप इतना कंजम्पशन कर रहे हैं, इतना आप अगर खर्च व्यय कर रहे हैं, तो आप क्या होंगे, गरीब होंगे या फिर गरीब नहीं होंगे, ठीक है। अब इसके इतिहास में जाएंगे, इतिहास से चलते हुए आज 2026 में क्या है वो डाटा देखेंगे कि अगर आप इतना कंजम्पशन कर रहे हैं या फिर आज आप इतना कैलोरी पर डे या पर मंथ खा रहे हैं, तो आप गरीब है या नहीं है, वो आप खुद डिसाइड कर पा रहे होंगे, ठीक है। पहले यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं, हमें यह बताइए। हमने आपको यह बताया सबसे पहले गरीब का डिफिनेशन। गरीब यानी कि निर्धनता कहेंगे किसको भाई, कि वह व्यक्ति जो 5 बेसिक चीजें, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, अगर ये चीजों को पूरा कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं है, और अगर नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब है। गरीब है या नहीं, इसके लिए हमारे पास क्या है, एक उपकरण है, पैरामीटर है, वो ये बताता है कि कौन व्यक्ति गरीब है और कौन व्यक्ति गरीब नहीं है। अब पॉवर्टी लाइन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अबव पॉवर्टी लाइन और एक होगा बिलो पॉवर्टी लाइन। जो गरीबी रेखा के नीचे बिलो पॉवर्टी, गरीबी रेखा के ऊपर अबव पॉवर्टी लाइन। अब ये पॉवर्टी लाइन को खींचने के लिए हमारे भारत में दो आधार होते हैं। एक आधार होता है कैलोरी के आधार पर, यानी कि जो आपने न्यूट्रिशन लिया, यानी कि आपने जो पोषण लिया वो कितना कैलोरी आपने लिया है। अब देखिए शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो वो एक अलग डाटा मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब ये देखिए दो तरीका से बटेगा, शहरी क्षेत्र में यानी कि अर्बन एरिया में कैलोरी अलग रहेगा और ग्रामीण क्षेत्र में अलग रहेगा, यानी कि रूरल क्षेत्र में अलग रहेगा। मतलब मान के चलिए जैसा मैंने लिख दिया 2100 कैलोरी पर डे आपको चाहिए शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी चाहिए, ठीक है, तो आप क्या है भाई, गरीब नहीं है। अब देखिए आप बोलेंगे ग्रामीण क्षेत्र में अधिक क्यों, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो फिजिकल एक्टिविटी लोगों की होती है वो बहुत अधिक होती है। अधिकतर लोग किसान होते हैं, खेती बाड़ी जैसा काम करते हैं या मजदूरी लेवल वर्क करते हैं, जिसमें फिजिकली जो होते हैं ना, इसमें हरासमेंट कर लीजिए या फिजिकली थकावट अधिक होता है, इसलिए इनको कैलोरी एनर्जी न्यूट्रिशन अधिक चाहिए इसीलिए। तो ये भी मैं आपको पूरा डाटा बताऊंगा, वो डाटा आपको याद रखना। आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं कि भारत में जो पॉवर्टी लाइन बनाई जाती है उसका दो आधार है, कैलोरी के आधार होता है और एक होता है खर्च के आधार पर, यानी कि कंजम्पशन आपने कितना किया उस आधार पर। कभी भी आपका पॉवर्टी लाइन किसके आधार पर नहीं बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इनकम के आधार पर यानी आय के आधार पर आपका पॉवर्टी लाइन नहीं खींची जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉवर्टी लाइन डिसाइड नहीं की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम या फिर आय। क्लियर है? इनकम के आधार पर पॉवर्टी लाइन नहीं बनती है। वो दो आधार कौन सा है, कैलोरी और कंजम्पशन। यहां तक चीजें पहले क्लियर है कि नहीं, हमें ये बताइएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी मैं पूरा 15 से 20 मिनट तक मैं पूरा कंसेप्चुअली जो भी चीज़ें वो मैं समझा देता हूँ, फिर नोट्स में आके हर एक डाटा को मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको क्लियर करते चलूंगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। अब यहाँ से एक सवाल अब ये आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो पॉवर्टी लाइन जो खींची जा रही है, ये जो रेखा, ठीक है ना, अब ये रेखा खींचती कौन है भाई? तो देखिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अगर आप देख लीजिए तो हर चीजों का क्या है, अपना एक मंत्रालय होता है। तो ध्यान से सुनिएगा,
जो निर्धनता रिपोर्ट जो होती है, निर्धनता रिपोर्ट यानी कि गरीबी रेखा का जो इंडेक्स जारी किया जाता है, ये सब सवाल है भाई, ठीक है ना। यानी कि पॉवर्टी रिपोर्ट लिख लिया जाए। अगर ये पूछा जाएगा कौन प्रकाशित करता है, तो ये आपका नीति आयोग, ठीक है। कौन करता है प्रकाशित? नीति आयोग। ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, नीति आयोग अगर ये रिपोर्ट जारी कर रही है, मान के चलिए कि नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति का कंजम्पशन, ठीक है ना, पर मंथ अगर 200 रुपए है, ठीक है, 200 रुपए पर व्यक्ति, पर पर्सन, और हो गया आपका पर मंथ अगर है, ठीक है, 200 रुपए तक है, तो आप क्या हो जाएंगे? अब पॉवर्टी लाइन में। अगर आप 200 भी कर रहे हैं, याद रखिएगा, लाइन पे भी हैं तो भी आप गरीब नहीं हुए, और अगर आप 200 से कम हैं तो आप बीपीएल में आएंगे। तो ये कौन करता है प्रकाशन? ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? आपसे पूछा जाएगा निर्धनता रिपोर्ट या फिर पॉवर्टी रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो वो पब्लिश की जाती है नीति आयोग के द्वारा। क्लियर है भाई? अब ये नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी किया, इनके पास कुछ तो डाटा का कलेक्शन होना चाहिए कि नहीं, पहले ये बताइए। तो ये डाटा के आधार पर जो रिपोर्ट जारी कर रही है नीति आयोग, ये डाटा, ये आंकड़ा कौन ला करके देता है, ये बताइएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भी गरीब, मतलब कि डाटा कलेक्शन करने का मतलब क्या है भाई, कि सारे राज्य में, देश में, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों वो 5 बेसिक नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये डाटा कलेक्शन करने का काम किसके पास होता है? तो याद रखिएगा NSSO, ठीक है, या NSO भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। अब इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है भाई, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो हमने क्या बोला? निर्धनता रिपोर्ट को प्रकाशन कौन करेगा? नीति आयोग। निर्धनता रिपोर्ट का डाटा का आकलन कौन करेगा? कलेक्शन करने का काम कौन करेगा? NSO। और ये डाटा को क्या करेगा? किसको दे देगा? नीति आयोग को दे देगा, ठीक है। और इसके बाद नीति आयोग क्या करती है? इंडेक्स जारी करती है, यानी कि एक रिपोर्ट जारी करती है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये रिपोर्ट के बारे में, कि आपको यहां पे लिखा जाता है, मैं आपको लिख दे रहा हूं, नेशनल, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये आपका नोट्स में भी लिखा हुआ, ठीक है। ये रिपोर्ट जारी करता है कौन? आपका ये नीति आयोग जारी करता है, और उसके बाद बताता है कि क्या पॉवर्टी लाइन होगी, गरीबी रेखा डिसाइड की जाती है भारत में। तो अब आ जाइए, यहां से सवाल आपका बनेगा कि ये जो नीति आयोग है किस मंत्रालय के अंदर काम करता है? तो ये भी आपको याद रखना है, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, याद रखना ये सब क्वेश्चन है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर काम करता है, ठीक है भाई। किसके अंदर आता है ये? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछेगा कि निर्धनता रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? नीति आयोग करती है। अब निर्धनता रिपोर्ट का जो डाटा का कलेक्शन करने का काम कौन करता है भाई? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी कि NSSO करता है। और ये डाटा किसको देता है? ये नीति आयोग को डाटा देता है। अब ये नीति आयोग क्या करता है? रिपोर्ट तैयार कर रहा होता है, और इस रिपोर्ट का नाम क्या होता है? मैं बता दूं, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। और यही आपका पॉवर्टी लाइन क्या होता है? क्लैरिफाई होता है कि भारत की ये पॉवर्टी लाइन है। अगर कितनी आबादी, भारत देश की कितनी आबादी लोग इस पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, तो उसको हम APL कह रहे हैं, और जो नीचे है उसको हम लोग BPL कह रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? हमें पहले ये बताइएगा भाई। तो यहां तक आपको ये क्लियर हो गया कि निर्धनता यानी कि पॉवर्टी जो रिपोर्ट है नीति आयोग जारी करती है, डाटा कलेक्शन करने का काम NSSO का होता है। इसके बाद आपका जो रिपोर्ट, और अच्छा देखिए सवाल आपका ये अभी BPSC में TRE के पेपर में पूछा गया है, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। यही सवाल है कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता। नेक्स्ट क्लास में पॉवर्टी का और भी कंसेप्ट दूंगा, और क्वेश्चन पेपर भी मैं आपका सॉल्व करा दूंगा, JPSC का, BPSC का, UP PCS का और उत्तराखंड PCS का, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हमें और क्या क्या चीजें बताया, यह मैंने यहाँ तक चीजें क्लियर कर दी। हाँ, अब हमें डिस्कशन करना है एक हेड काउंट रेशियो के ऊपर, ठीक है। उसके बाद कुछ कमेटी है और कुछ इतिहास, यानी कि इस पॉवर्टी लाइन के बारे में हम लोग देखेंगे क्या क्या पॉवर्टी लाइन स्टार्टिंग से अब तक है। आज हमें और 2 चीजों को और कवर करना, ठीक है ना। 2 चीजें और क्या क्या हो जाएगी आपका? सबसे पहला एक हम लोग डिस्कशन करेंगे HCR, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं हेड काउंट रेशियो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हेड काउंट रेशियो को हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं? जनसंख्या अनुपात, ठीक है। क्या लिखते हैं हम लोग? जनसंख्या अनुपात।
अब समझिएगा सवाल मैं डायरेक्ट इस प्रकार से चीजों को समझा रहा हूं कि जो आपके क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके पूछे गए हैं अभी तक क्वेश्चन ये बनता है। क्वेश्चन से पहले ये समझिए कि HCl आखिर है क्या। तो पहले इसका संबंध किससे है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पॉइंट वाइज पॉइंट। इसका संबंध किससे है भाई, पॉवर्टी लाइन से, ठीक है ना। किससे है, पॉवर्टी लाइन से है, गरीबी रेखा से। क्लियर है। अब हमारे देश में या हमारे राज्य में, चलिए मैं लिख दे रहा हूं हमारे देश में या फिर हमारे देश में जो राज्य हैं, ठीक है ना, वहां पे जो गरीब लोग हैं, ठीक है ना, गरीब लोगों को परसेंटेज में यानी कि प्रतिशत में जो रिप्रेजेंट किया जाता है, 29% हमारे देश में गरीबी है, 30% हमारे देश में गरीबी है, झारखंड राज्य में 70% गरीबी है। तो ये जो प्रतिशत के में जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है या प्रतिशत में जो गरीबी निकाली जाती है वो किस प्रकार किसके माध्यम से निकाली जाती है, HCR के माध्यम से, यानी कि जनसंख्या अनुपात। ये जो रेशियो है इसके आधार पर हम क्या कैलकुलेशन करते हैं, कितने प्रतिशत लोग गरीब है। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं कितने प्रतिशत लोग क्या है भाई, गरीब है। ठीक है, क्लियर है भाई। तो यहां पे एक अब इसका एक फॉर्मूला ये आपको ध्यान रखना है, HCR जो फॉर्मूला है इसको पहले फॉर्मूला याद करिए और इस फॉर्मूला को फिर समझिए भी। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पुअर। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ पुअर बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ये HCR का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला अब आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, अगर नहीं याद हो रहा तो अब आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब ये समझना क्या है, अब इसको ध्यान पूर्वक से समझिएगा। HCR का मैंने फॉर्मूला क्या बताया पहले, HCR का मतलब क्या है, HCR से हम क्या निकालते हैं, क्या कैलकुलेशन करते हैं, तो कितने प्रतिशत यानी कि परसेंटेज में हम चीजों का कैलकुलेशन कर रहे हैं पॉवर्टी का, तो वो हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हेड काउंट रेशियो यानी कि जनसंख्या अनुपात का। क्लियर है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी कि अगर ये गरीबी रेखा है, मान के चलिए 20 रुपए अगर प्रत्येक पर पर्सन, ठीक है ना, पर पर्सन पर मंथ, अगर आप नहीं कमा पा रहे तो आप क्या हो जाएंगे, BPL हो जाएंगे। ठीक है, तो वही डेफिनेशन को समझिए। नंबर ऑफ पुअर क्या है, मतलब कि नंबर ऑफ पुअर का मतलब है कि गरीबी रेखा से नीचे जितने भी लोग हैं, यानी कि जितने लोग गरीब हैं। क्लियर। और किससे डिवाइड करना है, कुल जनसंख्या, देश की जो कुल जनसंख्या उससे आपको विभाजित करना है, और अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो आप उसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया HCR क्या है आपका, पहले हमें ये बताइए। क्लियर है। अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं HCR के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पहले इसको लिख देता हूं फिर आपको इसको समझाता हूं। देखिए, जो जनसंख्या अनुपात है आपका, जनसंख्या अनुपात, ठीक है, जनसंख्या अनुपात गरीबी रेखा से नीचे, जनसंख्या अनुपात गरीबी रेखा से नीचे, ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं जो बातें बताया हूं बस वही चीजें लिख रहा हूं। जनसंख्या अनुपात गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी, नीचे रहने वाली आबादी, मतलब ये कि जनसंख्या अनुपात जो है गरीबी रेखा से, यानी ये जो आप गरीबी रेखा देख पा रहे हैं, ठीक है, यानी ये जो आपका पॉवर्टी लाइन है यानी गरीबी रेखा है, इससे नीचे रहने वाली आबादी यानी कि BPL की बातें हो रही है भाई। ठीक है, नीचे रहने वाली, ठीक है, नीचे रहने वाली जो आबादी है, आबादी का अनुपात है। समझ में आया ना, क्या है यह, एक रेशियो है। किसका रेशियो है, पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाली जो आबादी है उसका अनुपात है, जो अनिवार्य रूप से गरीब माने जाने वाले, ठीक है ना, गरीब माने जाने वाले लोगों की, किसको दर्शाता है, प्रतिशत को, प्रतिशतता को हिंदी में बोल सकते हैं परसेंटेज को दर्शाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ HCR का। अब क्लियर हो गया डेफिनेशन क्या है HCR, जो जनसंख्या अनुपात है, ये जो गरीबी रेखा है इससे नीचे रहने वाली जो भी आबादी है, ठीक है, उस आबादी को परसेंटेज में दर्शाता है। इसका फॉर्मूला कुल गरीब की संख्या और कुल पॉपुलेशन इनटू 100 हो गया। परसेंटेज में गरीबी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हेड काउंट रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो परसेंटेज में जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये बहुत एक्यूरेट डाटा नहीं होता, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो हम अभी आपको बताने वाले हैं पॉवर्टी गैप, ठीक है ना, क्योंकि ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इस प्रकार से भी मैं अभी बताता हूं, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं निर्धनता गहराई। ठीक है ना, निर्धनता गहराई। अब इसको समझिए, निर्धनता गहराई का कैलकुलेशन कैसे होते हैं, तो PG मैं लिख रहा हूं यानी कि पॉवर्टी गैप। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, जो पॉवर्टी लाइन है यानी कि गरीबी रेखा जो होती है, पॉवर्टी लाइन, और ये हो गया आपका अंतर यानी कि डिफरेंस का ये साइन है,
जो एवरेज इनकम है, ठीक है ना, जो एवरेज इनकम है किसका, जो पुअर लोग हैं, ठीक है ना। मतलब हम आपको पॉवर्टी गैप का मतलब ये समझाना चाह रहे हैं, निर्धनता गहराई का अगर फॉर्मूला अगर डायरेक्ट पूछ ले तो ये फॉर्मूला हो गया पॉवर्टी लाइन और जो अंतर है किसके, एवरेज इनकम ऑफ पुअर का। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। इसका मतलब ये है कि गरीबी रेखा जो है, ठीक है ना, गरीबी रेखा ये हो गया आपकी गरीबी रेखा, क्लियर। और गरीबों का जो एवरेज आय है, गरीबों की और गरीबों की औसत आय, गरीबों की औसत आय में जो अंतर, ठीक है ना, में जो अंतर यानी ये जो आपको डिफरेंस मैंने बताया, ये जो है आपका डिफरेंस, यानी गरीबी रेखा और जो औसत आय है गरीबों की, उसमें जो अंतर निकलेगा, ठीक है ना, उसमें जो अंतर निकलेगा, उसमें जो अंतर निकलेगा ये बताता है, ठीक है ना, ये बताता है गरीब की गहराई, ये बताता है कि गरीबी की गहराई को, ठीक है, ये बताता है गरीबी की गहराई को। तो गरीबी की गहराई यानी निर्धनता गहराई क्या है, जो गरीबी रेखा है और जो औसत कमाई है गरीबों की, उसके अंतर को बताता है गरीबों की गहराई। और इसका आकलन हम इसीलिए करते हैं, यानी इसका कैलकुलेशन हम इसीलिए करते हैं ताकि हम ये पता कर सके कि कितने समय तक, ठीक है ना, कितने साल के बाद तक हम गरीबी को दूर करने में, मतलब कितना समय हमें लगेगा गरीबी दूर करने में, गरीबी दूर करने में कितना समय लगेगा, ये हमें कौन बताता है, पॉवर्टी गैप, गरीबी दूर करने में कितना समय लगेगा। बताइए क्लियर है कि नहीं भाई। और ये जो डाटा है या ये जो कैलकुलेशन होता है, ये परफेक्ट कैलकुलेशन होता है गरीबी कैलकुलेशन करने में, यानी कि जो डाटा इसमें दिया जाता है कि इतने साल लग जाएंगे आपको गरीबी दूर करने में, तो आपसे पूछा जाएगा कि गरीबी जो का जो डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है, बेस्ट जो डाटा वो कौन होगा, हेड काउंट रेशियो या पॉवर्टी गैप। तो आप क्या कहेंगे, पॉवर्टी गैप। तो पॉवर्टी गैप क्लियर हो गया भाई, क्या है पॉवर्टी, गरीबी लाइन और औसत कमाई जो गरीबों की है उसके बीच का अंतर को हम पॉवर्टी गैप कहेंगे। और ये क्या बताता है भाई, हमें इससे पता चलता है कि कितने साल, कितने समय, कितना वक्त हमें लगेगा गरीबी दूर करने के लिए, और ये परफेक्ट कैलकुलेशन होता है। HCR आपको समझ में आ गया है कि जो आबादी है गरीबों की, यानी कि BPL की जो जनसंख्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन की जनसंख्या, यानी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जो लोगों की जो आबादी है उसका जो अनुपात है, ठीक है ना, ठीक है, वो क्या होगा, उसको हम लोग परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं HCR में, ये उसका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद ये आपका इतना आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। अब इसके बाद क्योंकि इसमें कुछ कम्युनिटी आपको पढ़नी है और इसका कुछ इतिहास, ठीक है ना, अभी आपका पॉवर्टी लाइन का मेन फैक्ट नहीं बताया जो आपके क्वेश्चन बनेंगे। पहले अभी आ जाइए नोट्स में, हम लोग यहाँ से चीजों को आगे बढ़ा करके खत्म करेंगे, ठीक है ना भाई। देखिए सबसे पहले जो जो चीज हम लोग पढ़े पहले इसको फिनिश करते हैं अभी आगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या लिखा गया, वह व्यक्ति जो अपनी 5 मूलभूत आवश्यकता यानी कि 5 फंडामेंटल जो नीड है, बेसिक जो नीड है, उसको अगर पूरी नहीं कर सकता है तो वो व्यक्ति गरीब है। तो अ पर्सन हु नॉट एबल टू फुलफिल 5 बेसिक नीड्स जैसे कि फूड्स, क्लोथ्स, शेल्टर, प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी, ये आपको मैंने बताया। अब इसके बाद मैंने क्या बताया कि गरीबी रेखा होती है, यानी क्या है, एक ये उपकरण, एक पैरामीटर है जिसको यूज किया जाता है कि कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है। अब ये आपको हिंदी में लिख दिया गया है। अब ये आपको मैंने बताया कि पॉवर्टी लाइन भी 2 प्रकार की, एक होगी आपकी अबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो 5 बेसिक नीड्स को क्या कर पा रहा, पूरा कर पा रहा, जो गरीब नहीं होगा, नॉट पुअर कैटेगरी में आएगा, नॉन पुअर कैटेगरी में ये रहेंगे। और जो 5 बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा तो वो गरीब है, यानी कि वो गरीबी रेखा यानी कि BPL कहलाएंगे। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉवर्टी लाइन है, यहाँ पे मैंने आगे लिखा होगा कि इसको जो हम लोग बनाते हैं, ये इसके जो आधार होते हैं 2, ठीक है, आगे नोट्स में मैंने लिखा भी होगा, मैं आपको निकालता हूं नोट्स में। इसके 2 आधार होंगे, इनके जो 2 आधार होंगे, 1 मिनट, यहाँ पे नोट्स में अगर मैंने मेंशन नहीं भी किया है तो कोई नहीं, आप इसको क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया है इसके 2 आधार है भाई, एक है आपका कंजम्पशन और एक है आपके ये रहा बेसिक आधार, इसके जो है, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे शायद नोट्स में नहीं लिखा गया है 12 संकेत। तो एक बार मैं आपको नोट्स में देख लेता हूँ कि यहाँ नोट्स में लिखा गया है कि नहीं, लिखा गया होगा जरूर, अभी मैं खोज नहीं पा रहा हूँ क्योंकि फास्ट वे में चीज़ों को निकालना भी है, राज्य में देशों की गरीबी दूर करनी है। कोई नहीं, मैं अभी आपको इसको पहले एक बार रिवाइज कराता हूँ, तो इस दौरान चीज़ें अगर मिलनी होगी तो मिल जाएगी। बाकी हम यहाँ पे मैं आपको लिख भी दिया हूँ, इसको आप मेंशन कर लेंगे खुद से भी। क्या मैंने बताया था कि हाँ, ये जो आपका पॉवर्टी लाइन जो है, यानी कि ये जो आपकी पॉवर्टी लाइन की जो हमने बातें की है, ठीक है ना, यानी गरीबी रेखा की जो हमने बातें की है, इसको जो भारत सरकार बनाती है, इसको 2 आधार पर बनाया जाता है, ठीक है ना। एक होता है कैलोरी के आधार पर और एक होता है आपके कंजम्पशन के आधार पर। कभी भी आपके इनकम के आधार पर, आय के आधार पर पॉवर्टी लाइन डिसाइड नहीं की जाती, क्लियर है।
अब आइए, एक आपका टर्म है, ये मैंने नहीं बताया, अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देखिए जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका नीति आयोग के बारे में मैंने कंसेप्ट दिया कि निर्धनता रिपोर्ट जारी नीति आयोग करती है, इसके लिए इसके पास क्या होता है, पहले डाटा इनको दिया जाता, कौन देता है, एनएसएसओ यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस देती है, और ये डाटा देने के बाद ये एक रिपोर्ट इंडेक्स तैयार करती है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, है ना। देखिए ये क्या है, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय बहुयामी आपका गरीबी या निर्धनता सूचकांक है ये, लेकिन ये आपका कौन सा सूचकांक है, ग्लोबल यानी वैश्विक, यानी कि पूरे विश्व के आधार पर ये आपका गरीबी डाटा यहाँ पे बनाया जाता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, वो नीति आयोग नेशनल है, यहाँ पे ग्लोबल आकर के यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेशनल, राष्ट्र, क्योंकि भारत की गरीबी रेखा को वो डिसाइड करते हैं इसीलिए। तो चलिए इसके बारे में पहले देख लेते हैं, ग्लोबली वैश्विक, फिर हम लोग भारत का देखेंगे। तो यह सूचकांक प्रथम बार 2010 में प्रारंभ किया गया था। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल यानी ओपीएचआई द्वारा जारी की जाती है। तो ये आप फुल फॉर्म देख लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका बनेगा कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन तैयार करता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और आपका ओपीएचआई। इसके अलावा आपको ये पॉइंट बनाना है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आपका पॉवर्टी लाइन डिसाइड करेगा तो इसके पास क्या आधार है, क्या बेस होता है। तो देखिए 10 पॉइंट से याद रखना है, बेस जो है आधार इस सूचकांक की क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, जीवन स्तर से संबंधित अभावों को मापता है। अब देखिए शिक्षा, आय, जीवन स्तर के या और स्वास्थ्य, इसको कुल मिलाकर इसके अंदर कुल कितने पॉइंट होते हैं, 10 बिंदु होते हैं, ठीक है। और जो भारत सरकार में यानी कि जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के तहत जो नीति आयोग काम करती है, वो जो डाटा बनाती है वो भी स्वास्थ्य, शिक्षा, आय और जीवन स्तर को ही क्या करते हैं, आधार बनाती है। मतलब उसमें जो अभाव रह गए हैं लोगों में, ठीक है ना, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, उनकी इनकम में और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें जो उनके अभाव है, तो उसमें उनके कितने बिंदु होते हैं, 12। अभी मैं आपको सारा 12 के 12 भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, 12 बिंदु को भी, बस ये अभी आपको दिमाग में रखना है। ग्लोबली अगर वैश्विक स्तर पर पूछेगा तो कुल कितने बिंदु होते हैं। तो देखिए पहले तो ये समझिए क्या आधार होता है, किस आधार पे, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ सेक्टर में क्या अभाव है लोगों की, शिक्षा में क्या अभाव है, आय में और जीवन स्तर में, और इसमें कुल कितने बिंदु होते हैं, 10 बिंदु होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 10 संकेतकों के अभाव के आधार पर जारी की जाती है। जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन निर्वाह स्तर आपने देखा ना, यानी यहाँ पे आप देख रहे थे स्वास्थ्य, शिक्षा, आय और जीवन स्तर। तो देखिए स्वास्थ्य में 2 पॉइंट होते हैं, शिशु मृत्यु दर और कुपोषण देखा जाता है, यानी कि देखा जाता है कि जो नवजात शिशु हुए हैं उसके मोर्टेलिटी रेट को देखी जाती है, और उनका कुपोषण यानी कि न्यूट्रिशन जो मिल रहे हैं क्या लेवल पे उनको मिल रहा है, क्या उसके कमी से यानी कि न्यूट्रिशन के कमी से क्या उनकी मृत्यु हो जा रही है, कोई डिजीज हो जा रहे हैं, वो एक 2 आधार हो गए, 2 पॉइंट्स। शिक्षा में देखा जाता है नामांकित शिशु यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन, सिंपल से बात है, और शैक्षिक वर्ष देखा जाता है। और जीवन निर्वाह स्तर यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे 2, 4, यहाँ पे 6 पॉइंट है। एक देखा जाता है कि आवास रहने के लिए, जो बिजली व्यवस्था, जल पूर्ति है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं, ईंधन आपूर्ति और संपत्ति। तो कुल कितने बिंदु है, 10 बिंदु है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये 10 बिंदुओं के आधार पर आपका ग्लोबल यानी कि यूएनडीपी जो है आपका और ओपीएचआई क्या करती है, आपका पॉवर्टी यानी कि गरीबी रेखा डिसाइड करती है, ठीक है। ये तो वैश्विक स्तर की बात है। अब ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कल करेंगे, ये नोट्स में करा भी गया, जो नोट्स लिए उनको मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं भारत के इंडिया लेवल पे। तो हमने अभी बात किया ना, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन तैयार करता है भाई, नीति आयोग, और इस आधार पे ही गरीबी रेखा डिसाइड की जाती है। नेशनल बहुआयामी गरीबी सूचकांक के तहत कितने होते हैं, 12 संकेत। तो देखिए ये बाकी सारे 10 के 10 तो होते ही ये संकेत, इसके अलावा 2 और ऐड हो जाता है, एक होता है स्वच्छता भी देखा जाता है, और 12th पॉइंट में आपका बैंक, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। तो भारत में अगर बहुआयामी गरीबी वर्ष 2013-14 में देखा जाए तो कितना था, 29.17%, ठीक है ना, यानी कि 100% में इतने परसेंट लोग क्या थे भाई, गरीब हैं। जो वर्ष 2022-23 में घट करके इतने परसेंट हो गए हैं, 17-8 अंकों की कमी हुई है इतना। और सबसे अधिक गिरावट स्टेट वाइज देखा जाए तो यूपी, बिहार। देखिए इसको मैं अभी करंट में जो देख करके अपडेट कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है ना। तो ये आप अपने से भी कर सकते हैं, ये पुराना डाटा है या अभी लेटेस्ट डाटा मैं चेक करके अपडेट करूंगा। अब देखिए जो गरीबी मापन करने का यानी कि जो पॉवर्टी लाइन जो डिसाइड की जाती है ना, अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अभी आपको जो बताऊंगा। जो गरीबी रेखा जो डिसाइड की जाती है यानी कि पॉवर्टी लाइन जो डिसाइड की जाती है, इसके इतिहास पे अभी हम लोग बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपका बात किया जाए
देखिए सबसे पहला तो एक अच्छा, पहले वहां पे आएंगे, इससे पहले चलिए यहाँ पे देख लेते क्या है। देखिए गरीबी मापन का इतिहास, ये टॉपिक समझ में आ रहा कि नहीं, यानी कि गरीबी रेखा जो डिसाइड किया गया था, यानी कि वो गरीब है या गरीब नहीं है, इतिहास देखेंगे 1901 से, ठीक है ना, भारत जब आजाद नहीं हुआ उससे पहले क्या डाटा रहता था, क्या कंजम्पशन रखे गए थे, यानी कि कितने लोग खर्च करेंगे तो वो गरीब नहीं माने जाएंगे और कितने खर्च करेंगे तो वो गरीब माने जाएंगे। तो देखिए 1901 में दादा भाई नौरोजी की, ठीक है, दादा भाई नौरोजी से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, तो मैंने यहाँ एक जगह इनका कलेक्शन कर दिया है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए दादा भाई नौरोजी की अगर बात कर ली जाए तो भाई दादा भाई नौरोजी से सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी लाइन का एक कंसेप्ट दिया था, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग कंसेप्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा ये कंसेप्ट किसने दिया था या इसका संबंध किससे है भाई, तो पॉवर्टी लाइन से है, यानी कि गरीबी रेखा यानी कि निर्धनता रेखा से। किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है। और इसके द्वारा एक किताब भी लिखा गया था, आपको पता होगा, पॉवर्टी, अगर यहाँ पे, हाँ यहाँ लिखा गया, बुक्स भी इनके द्वारा लिखा गया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। और इसी किताब में, ठीक है ना, इसी किताब में ये कंसेप्ट की जिक्र किया गया है भाई, ठीक है। यही किताब में इन्होंने दिया है क्या, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग कंसेप्ट, मतलब जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग कंसेप्ट मतलब कि जो जेल में जो प्रिजनर है, कैदी जो है, ठीक है ना, उनके लिए क्या न्यूनतम चीजें, मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए, उसको परिभाषित किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद एक और पॉइंट आपको मैं बता दूं, इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया था, कंसेप्ट ऑफ ड्रेनेज थ्योरी ऑफ पॉवर्टी, ठीक है ना, कंसेप्ट ऑफ ड्रेनेज थ्योरी ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता, हिंदी में मैं लिख दूं निर्धनता, निर्धनता, निर्धनता के अपवाह सिद्धांत, ठीक है, निर्धनता के अपवाह सिद्धांत, ये पॉइंट आपको लिखना होगा, नोट्स में नहीं लिखा हुआ इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूं, ठीक है। निर्धनता के अपवाह सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने विकसित किया था। क्लियर है? अब इन्होंने 1901 में जो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा बताया कि कोई भी व्यक्ति 1901 में अगर 16 से 35 रुपया तक अगर पर एक व्यक्ति हर साल अगर इतना कंजम्पशन कर रहा है, क्योंकि इनकम कभी भी डिसाइड नहीं करती है गरीबी रेखा को, अगर इतना कंजम्पशन कर रहा है, अगर इतना 16 से 35 रुपया ये रखा गया, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, कैसे सवाल बनेंगे तो भाई देखिए पूछ लेगा कि 1901 में दादा भाई नौरोजी ने गरीबी रेखा का जो अनुमान रखा था, ठीक है, कितना रखा था, तो 16 से 35 रुपए, ठीक है। अगर इतना अगर कोई भी व्यक्ति का कंजम्पशन है 16 से 35 के बीच में है तो भाई वो गरीब नहीं है, अगर 16 से नीचे है तो फिर वो गरीबी के तहत में आ जाएगा, यानी कि अभी गरीबों की जो आबादी है उसमें आप आ जाएंगे। क्लियर है? अब इसमें एक पॉइंट और दादा भाई नौरोजी का केवल आपको ऐड कर लेना है। ऐड क्या करना है कि आपको पूछा जाएगा भारत में सबसे पहले पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने वाले, मैं लिख भी दे रहा हूं, भारत में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले पॉवर्टी लाइन को, भारत में सबसे पहले पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने वाले, भारत में सबसे पहले पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने वाले कौन थे? तो भाई यही दादा भाई नौरोजी थे। तो दादा भाई नौरोजी से बस इतना आपको याद रखना है, इनका मेन कंसेप्ट है जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग कंसेप्ट, पूछेगा किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसका जिक्र किस किताब में मिलेगा आपको? तो पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में मिलेगा। इसी किताब में ये कहते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन है यानी कि निर्धनता रेखा जो है कितनी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब इतना होना चाहिए जितना कि जेल में जिंदा रहने के लिए आपको चाहिए, यानी कि आपको एक, आप अगर कैदी हैं, ठीक है, तो जेल में आपको जीवित रहने के लिए कितनी बेसिक नीड की आवश्यकता है उसको डिफाइन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, इसी जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग कंसेप्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, एक जगह कलेक्शन नहीं मिलेगा आपको इस प्रकार से, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका इतिहास में हम लोग चल रहे हैं, अब आगे का इतिहास देखते हैं। 1944 का बॉम्बे प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ये आपके सवाल भी एग्जाम में पूछे गए कई बार कई एग्जामिनेशन में। 1944 1943 भी एग्जामिनेशन में हो सकता है, आपको मिल सकता है। बॉम्बे प्लान आया था। बॉम्बे प्लान कहने का मतलब है कि बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर के एक प्लान तैयार किया था, और इस प्लान में क्या डिसाइड किया गया था कि 75 रुपए, याद रखना कितना, 75 रुपए प्रति व्यक्ति, यहां पे लिखा गया है प्रत्येक वर्ष, ठीक है ना, तो यहां पे प्रत्येक वर्ष अगर इतना अगर कंजम्पशन है कितना, तो 75 रुपए अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप क्या टिक करेंगे भाई, यानी कि 75 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, ध्यान रखना यहाँ पे लिखा गया प्रति व्यक्ति और प्रति वर्ष, यानी कि एक व्यक्ति एक साल में 75 रुपए का अगर कंजम्पशन है, यानी पॉवर्टी लाइन कितना है 75 रुपीज।
अगर इतना है तो फिर आप गरीबी रेखा के ऊपर हो गए। 75 रुपए भी है तो भी आप गरीबी रेखा ऊपर, 75 से नीचे है 73 पॉइंट समथिंग तो आप गरीब हो गए। तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबी रेखा का प्रस्ताव रखा था, 8 उद्योगपतियों ने मिल करके ये प्लान तैयार किया था। इस समय कौन थे प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे बढ़े। 1962 का इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, यह योजना आयोग ने बनाया था। जो एक्सपर्ट कमेटी जो बनी थी, योजना आयोग ने बनाया था। इन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए, देखिए इन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा बनाया था, ठीक है। अर्बन शहरी क्षेत्रों के लिए इन्होंने रखा था 75 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, यानी ये याद रखना है भाई। ये कब का डाटा है? 1962 में, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन ने ये गरीबी रेखा डिसाइड किया था कहां पे? ग्रामीण के लिए, ठीक है। अगर देखें तो सबसे पहले शहरी का देख लेते हैं। शहर के क्षेत्र में अगर आप हैं और अगर आपका कंजम्पशन 25 रुपया पर व्यक्ति पर मंथ है, ध्यान रखना पर मंथ है, तो आप गरीब नहीं है। और अगर आप यहीं पे देखें ग्रामीण में, रूरल क्षेत्र में अगर आप रह रहे हैं तो आपका कितना होना चाहिए इनकम? 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, ठीक है, ये रखा गया था। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, यानी प्लानिंग कमीशन के तहत कितना था पॉवर्टी लाइन, क्या था भाई शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में? तो ये डाटा आपको याद रखना है, ये आपका काम है भाई। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइएगा। इसके अलावे भी कुछ इंपॉर्टेंट और है, आपको मैं आपको एक इंपॉर्टेंट और आपको लिखा देता हूं 1979 का, ठीक है ना। चलिए यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये जो आपका एक टास्क कमिटी टास्क फोर्स बनाया गया था जिसका नाम था वर्किंग ग्रुप टास्क फोर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सवाल अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसलिए मैंने कहा ना अपडेटेड कंटेंट होगा ये। और हिंदी में इसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्यकारी समूह कार्य दल, ठीक है, कार्यकारी समूह कार्य दल। चलिए भाई अब यहां पे देख लेते हैं सबसे पहले कब स्टैब्लिशमेंट की हुई है इसकी ईयर आपको, क्योंकि अरेंज करने भी आपसे पूछा जा सकता है कमिटी का, ठीक है। तो 1979 में ये टास्क फोर्स बनाया गया था। अब ये टास्क फोर्स जो बनाया गया था, इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी, ठीक है, अर्बन के लिए यानी शहरी क्षेत्र के लिए और रूरल के लिए यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, क्या पॉवर्टी लाइन डिसाइड किया था? 56.64 पर पर्सन पर मंथ, ठीक है। अगर इतना कंजम्पशन इतना व्यय है तो, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपका 49.09 पर पर्सन पर मंथ अगर है किसी भी व्यक्ति का, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं आएगा। क्लियर भाई? तो ये इसका याद रखना आपको। गठन कब हुआ था वर्किंग टास्किंग फोर्स का? 1979 में। अर्बन शहरी क्षेत्र में कितना है? 56.64 पर पर्सन पर मंथ। और ग्रामीण क्षेत्र में क्या था? 49.09 पर पर्सन पर मंथ। अब याद करिए मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो पॉवर्टी लाइन है ना, मैंने आपको बताया था, आ जाइए देखिए यहां मैंने बताया था कि जो पॉवर्टी लाइन बनाया जाता है इसके दो आधार है, कंजम्पशन और कैलोरी। कंजम्पशन तो आपने देख लिया। अब आपका सवाल पूछा जाएगा कि सबसे पहले, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, कि सबसे पहले वह कमिटी का नाम आपसे पूछेगा जिसने पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर, मतलब कि इतना न्यूट्रिशन अगर आपको मिल रहा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शायद हमने लिखा भी होगा नोट्स में, एक बार हम लोग देख लेते हैं भाई। चलिए ये रहा आपका 1979। देखिए ये आपकी कमेटी जो थी, अलग कमेटी, ठीक है ना, अलग कमेटी जो है 1977 में बनी थी और इसने अपनी रिपोर्ट 89 में दी है। योजना आयोग द्वारा डॉक्टर अलग की अध्यक्षता में 89 में समिति बनाई गई। तो और ये पहली कमेटी थी। देखिए इससे पहले एक और कमेटी है, आप जब किताबें पढ़ेंगे, लेकिन आयोग इसको ही आंसर मानता है, शायद इसमें डाटा बहुत सही होंगे इसीलिए। तो मैं वो भी आपको आयोग कमेटी का नाम बता दूंगा। पहले ये आप सुन लीजिए ध्यान से। इन्होंने क्या बोला था कि शहर के लिए अगर आपको इतना कैलोरी मिल रहा है पर पर्सन पर डे, यानी एक दिन में अगर आपको 2100 कैलोरी मिल रही है तो भाई आप गरीब नहीं है शहरी क्षेत्र में। और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी पर व्यक्ति, एक व्यक्ति को पर डे अगर मिल रहा तो आप गरीब नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में मैंने पहले ही कहा था अधिक होगा कैलोरी, क्योंकि इनका फिजिकल एक्टिविटी अधिक है। किसान, छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान, इनकी फिजिकली इनको क्या है भाई, ज्यादा वर्किंग है इनका, तो इनको क्या चाहिए? कैलोरी अधिक भी चाहिए। इसीलिए तो पहली कमेटी आपसे पूछ ली जाए जिसने न्यूट्रिशन के आधार पर, ठीक है ना, पोषण के आधार पर गरीबी रेखा की सिफारिश की थी, तो वो थी आपकी अलग कमेटी। अब आपको यहाँ पे मैं किताबों के अकॉर्डिंग में बता दूंगा, किताब पढ़ेंगे तो आपको कमेटी का नाम मिलेगा, ठीक है ना, रथ एंड दांडेकर शायद है ना, रथ मैं लिख दे रहा हूँ, रथ एंड
दांदेकर कमेटी, ठीक है। दांदेकर कमेटी है, बनी थी ये 1971 में, इससे पहले, ठीक है ना, क्योंकि ये कमेटी आपकी कब बनी थी, 77 में और 79 में रिपोर्ट दी थी। इन्होंने भी पोषण के आधार पर बोला था पॉवर्टी लाइन, इसने शहर और गांव दोनों के लिए एक ही दिया था। तो ऐसे देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, शहर और गांव के लिए दोनों के लिए एक ही रिपोर्ट में एक कैलोरी दिया था इन्होंने। कितना दिया था, 2250 कैलोरी, ठीक है ना। अगर इतना कैलोरी पर पर्सन पर डे अगर आपको मिल रहा है, मैं लिख दे रहा हूं पर पर्सन पर डे, ठीक है ना, P फॉर पर, P फॉर पर्सन, P फॉर पर, D फॉर डे, ठीक है। अगर एक व्यक्ति को एक दिन में अगर इतनी कैलोरी पोषण न्यूट्रिशन मिल रही है शहरी क्षेत्र और गांव क्षेत्र में, किसने दिया था, रथ दांदेकर कमेटी 1971 में इसका गठन किया गया था। क्लियर है भाई यहां तक चीजें। अब और कुछ कमेटियां हैं, इसको देख लीजिएगा। देखिए यहां से सब कमेटी से पूछेगा, और ईयर मैं लिखा हूं, ईयर एकदम याद रखिएगा क्योंकि सीक्वेंस इसको अरेंज करने आएगा। तो सबसे पहले 1971 में वीएम दांडेकर और एन रथ, जो अच्छा मैंने अभी आपको बता ही दिया ये, ठीक है ना। गरीबी का पहला व्यवस्थित मूल्यांकन इन्होंने किया था। इन्होंने गरीबी रेखा कैलोरी कंजम्पशन, ठीक है ना, ये भी मैंने बताया, इसका आधार बनाया था, और ग्रामीण शहरी के दोनों के लिए 2250 कैलोरी खपत रखा था, ठीक है। अगर इतना खपत आपका हो रहा है, यानी आप इतना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो फिर आप गरीब नहीं है, और अगर नहीं हो रहा तो गरीब है। अलग कमेटी मैंने बता दिया। इसका लकड़वाड़ा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग द्वारा प्रोफेसर DT लकड़वाड़ा की अध्यक्षता में 1989 में समिति बनी, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1993 में दी है। इन्होंने क्या कहा था कि राज्यों में अलग अलग गरीबी रेखा होनी चाहिए। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, राज्यों में अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा होनी चाहिए। किस कमेटी ने दिया था, सिफारिश किया था, लकड़वाड़ा समिति। कब गठित हुआ, 1989, रिपोर्ट 1993 में, ठीक है ना। क्योंकि इनका कहना था कि हर राज्य में लोगों में जो वहां की जो संसाधन है अलग है, लोगों का इनकम वहां अलग है, वहां की इन्वायरमेंट अलग है, बहुत तरह की चीजें डिपेंड करती है, इसीलिए हर राज्य की अलग अलग गरीबी रेखा होनी चाहिए लकड़वाड़ा समिति के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि राज्यों में चीजों की कीमत अलग है, इसलिए गरीबी रेखा भी अलग अलग होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा के लिए कृषि श्रमिकों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये सारी चीजें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, पर फिर भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है भाई। अब आइए सुरेश तेंदुलकर कमेटी के बारे में। 2005 में समिति का गठन हुआ, 2009 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या दिया था कि ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने बोला कि 27 रुपया पर पर्सन पर डे अगर कंजम्पशन है एक व्यक्ति का, और शहरी क्षेत्र में 33 रुपया पर पर्सन पर डे खर्चा है, मतलब कि कंजप्शन है इनका, ठीक है। 1000 रुपये पर पर्सन पर मंथ, और मंथ अगर करेंगे तो कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा, और 816 रुपये पर मंथ हो जाएगा, ठीक है ना। पर डे के हिसाब से अगर पूछा जाए 27 रुपया, मंथ के हिसाब से 816 पर मंथ हो जाए शहरी क्षेत्र में। अब ये आपको याद करना है, इसमें कोई बहुत बड़ा तोप चीजें नहीं है भाई, ठीक है ना, ये आपका काम है आपको याद करना, तो ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको मेंशन कर दूं, जैसे कि अगर इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं, मतलब कि इतना अगर है कंजम्पशन है, तो उस समय जो रिपोर्ट आई थी, तो देश में जो गरीबी थी उस समय कितना था, 21.9% गरीबी थी, यानी अप्रोक्स 22% क्या थी भाई आबादी जो गरीबी थी। यानी कि अगर जनसंख्या को संख्या में देखा जाए तो अप्रोक्स 27 करोड़ लोग क्या थे, कुल आबादी के लोग गरीब थे देश में। और शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में 13.7% लोग गरीब थे, और ग्रामीण क्षेत्र में 25.7%। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं डाटा बता दे रहा हूं फिर भी। सी रंगाराजन कमेटी 2012 में समिति का गठन हुआ, 2014 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ग्रामीण क्षेत्र में कितना होना चाहिए, अगर आपका कंजम्पशन 32 रुपए पर डे है, और महीना कैलकुलेशन 972 खुद से कर लेंगे। शहरी क्षेत्र में 47 रुपए पर डे होना चाहिए, और महीना 1407 रुपए पर मंथ होना चाहिए, एक व्यक्ति की ये बात है भाई। सी रंगाराजन कमेटी 2012 में। देखिए पोया मैंने लिखा, गरीबी रेखा जो डिसाइड करती है वो प्लानिंग कमीशन नीति आयोग, मैंने बताया। सी रंगाराजन की समिति के बाद अभी तक किसी भी समिति ने गरीबी रेखा को डिफाइन नहीं किया। मतलब अगर आप देख रहे हैं 2012 से ये 2014 की जो रिपोर्ट आई है, और आज आप 2026 में है, यानी कि कितने साल का गैप है। यानी सी रंगाराजन कमेटी की जो रिपोर्ट आई 2014 से आज हो गया है, मतलब 12 साल का डिफरेंस है। अब देखिए 12 साल में अभी तक कोई भी गरीबी रेखा अलग से अभी यही चल रहा है 32 रुपए पर डे, यानी कि मंथली 972 रुपए शहरी ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपए। लेकिन आज 2026 में अगर आप देखें सब कुछ बदल चुका है, महंगाई से लेकर हर एक चीज के पैरामीटर बदल चुका है। इसलिए सरकार को भी, ठीक है ना, बहुत जल्दी में गरीबी रेखा एक डिसाइड करनी चाहिए, क्योंकि आज की गरीबी रेखा ये तो होगी नहीं भाई सारी, क्योंकि बहुत अधिक अभी महंगाई भी हो चुकी है, हर एक चीज बदल चुका है। इसलिए इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज सरकार ये बताती है कि हमारी इतनी प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, तो अगर आप इस डाटा को लेकर के गरीबी रेखा का डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, तब तो फिर दिक्कत है। सरकार यहाँ पर डाटा रहा, और यही डाटा ही मान करके की जा रही, क्योंकि अभी तक इसके बाद से, यहाँ मैंने लिखा भी है, अगर आप यहाँ पे देखें तो सी रंगाराजन की समिति के बाद अभी तक किसी और समिति की गरीबी रेखा को डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है।
तो अभी अगर आगे के अकॉर्डिंग 2026-2025 के अकॉर्डिंग अगर बनाया जाए पॉवर्टी लाइन, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और हो सकता है कि जो आज आपने डाटा में दिखाया है कि गरीबी रेखा से ये लोग बाहर है, शायद वो गरीबी रेखा से बाहर नहीं होंगे। ठीक है, खैर वो अलग विषय है, वो अपना अलग है, वो सिस्टम जो सरकार की चल रही है। लेकिन ये अभी डाटा आना चाहिए, क्योंकि 12 साल का गैप हो रखा है 2026 तक में अगर देखा जाए, तो एक नई पॉवर्टी लाइन डिसाइड करनी चाहिए अभी। खैर अभी यहाँ पे ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवार की पहचान करने के लिए समिति बनाई गई, तो याद रखिए 2009 में पीसी सक्सेना कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शहरी क्षेत्र में अभी यार ध्यान रखना, यहाँ शहरी क्षेत्र है और यहाँ पे आपका ग्रामीण क्षेत्र है, तो यही सब सवाल आपको याद रखना है कि बीपीएल परिवार कहाँ, शहरी क्षेत्र के लिए तो एसआर हशीम कमेटी 2010 में। और 2015-16 में देखिए ये अरविंद पनगड़िया कमेटी बनाई गई थी, गरीबी दूर करने के उपायों को सुझाव देने के लिए। इनके रिपोर्ट को भारत सरकार और नीति आयोग द्वारा अभी तक विचार, कुछ भी अभी इनके रिपोर्ट पे विचार नहीं किया गया। ठीक है, अब ये एससीआर का ये मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया है। देखिए वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ये पूछता है कि पॉवर्टी लाइन कितना डॉलर है, $2.15 है। ठीक है, तो आज अगर $1 में 80 रुपए है, तो $2 कितना हो जाएगा भाई, 8 दूनी 16, 160 रुपए और समथिंग कुछ 170-180 रुपए अगर एक दिन में एक व्यक्ति का। ठीक है, अगर मतलब कंजम्पशन है तो वो फिर गरीब, अगर है तो फिर गरीब नहीं है, अगर नहीं है तो इतना आप गरीब हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ लिखा गया नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्र भूयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार ग्लोबल भूयामी ग्रुप, अच्छा ये इंडेक्स 2021 का है, इसको मैं करंट से देख करके अपडेट कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो फाइनल अब इसके बाद देखिए हमें डाटा कलेक्शन का ये पॉइंट आपको डिस्कशन करना है अभी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है लॉरेंज कर्व, गिनी कोफिशिएंट, ये दो चीज को समझाना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसमें समय लगेगा, है तो बहुत छोटी सी चीज आपको दिख गया 2 पेज में, लेकिन इसको ही समझाने पूरा 1 क्लास लगेगा और भी अभी थ्योरेटिकल पार्ट भी बचा हुआ। ठीक है, तो बाकी चलिए ठीक है, कोई नहीं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जो भी कंटेंट लेना चाहते हैं मिसलेनियस सेक्शन की, या फिर आप अलग पेपर 1 के भी कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, पॉवर्टी अगले क्लास में खत्म करेंगे, फिर अर्बनाइजेशन होगा, ह्यूमन राइट्स होगा, इस तरह से चीजें चलेगी। ठीक, और जरूर से आप इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाइएगा जो लोग नोट्स लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।